प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यान में हमने हिंदी नाटक के विकास के अंतर्गत द्विवेदी युग पर बात की थी। आज हम प्रसाद युग पर बात करते हैं। प्रसाद, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के नाम से इस युग का नामकरण हुआ है। जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको बताता चलूं कि ये छायावादी कवि हुए हैं और छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अपनी यहाँ बात नाटक की कर रहे हैं, तो यहाँ नाटक के संदर्भ में प्रसाद युग अपनी मौलिकता के लिए जाना जाता है, जो कि द्विवेदी युग में अनुदित नाटकों की जो बाढ़ सी आ गई थी वो यहाँ आकर थम सी गई है और यहाँ पर मौलिक नाटक लिखे गए। प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि ये मूलतः कवि थे, इसलिए इनके नाटकों में रोमांटिकता, भावुकता, काल्पनिकता एवं शास्त्रीय पारंपरिक बंधनों को तोड़ फोड़ कर नए का सृजन करने की एक अदम्य लालसा दिखाई पड़ती है। प्रसाद के प्राय सभी नाटक भाव के धरातल पर अपना नाट्य मूल्य स्थापित करते हैं। यहाँ पर प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि प्रसाद साहित्यिक नाटक के जनक हैं। नाट्य रचना के क्षेत्र में प्रसाद एक युग प्रवर्तक कलाकार के रूप में सामने आए। वह समय पारसी कंपनियों के उत्कर्ष का काल था और बहुत से नाटककारों ने रंगमंचीय नाटकों में यश प्राप्त किया था, परंतु साहित्यिक और रंगमंचीय नाटक के रूप में विभाजित होकर हिंदी नाटक एकांगी होने लगा। इस युग में नाट्य शास्त्र के अनेक नियमों को दुर्लक्षित किया गया। नांदी, प्रस्तावना आदि बातें निकाल दी गई। वर्जित दृश्यों को मंच पर प्रस्तुत किए जाने लगा, यानी वर्जित दृश्य जो आम धारणा को विपरीत हो, यानी भोंडे लगे, अश्लीलता लिए हुए हों, ऐसे दृश्यों को मंच पर तरजीह दी जाने लगी। अन्य भाषाओं के नाटक साहित्य के में कुछ अंशों को लेकर उसके नए स्वरूप का निर्माण होने लगा। कर्णालय, जो कि प्रसाद जी का काव्य नाटक है, इसी समय से 1929 में एकांकी नाटक शब्द का प्रयोग हुआ। यहाँ देखने में यह आता है कि प्रसाद के बाद गीतों का प्रयोग प्राय बंद सा हो गया था। भारतीय हिंदू के समान ही गद्य पद्य निश्चित भाषा का प्रयोग होने लगा और शुद्ध गद्य नाटक की परंपरा विकसित हुई। प्रसाद और प्रसाद युगीन साहित्यकार नाटक की वस्तु की खोज में लगे थे। इसी कारण रूपगत पक्ष पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कुछ परिवर्तन जरूर आए। नाट्य रचना के द्वारा पाठक तक कौन सी वस्तु पहुंचनी चाहिए या पहुंचानी चाहिए, यह बात महत्वपूर्ण रही। प्रसाद के नाटकों में रोमानी भावुकता के साथ राष्ट्रीयता, आंतरिक संघर्ष, राष्ट्रीय एकता तथा गौरव में अतीत का स्मरण भी हुआ।
केवल कल्पना में जीने के बजाय उसे यथार्थ से जोड़ने का कार्य प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी में हुआ। ध्रुव स्वामिनी जो कि एक सामाजिक नाटक है और सामाजिक नाटक के साथ साथ समस्या परक नाटक भी है। प्रसाद के नाटकों में राजश्री को प्रथम ऐतिहासिक नाटक कहा जाता है। प्रसाद ने वस्तु संगठन बड़ी कुशलता से किया। प्रस्तुत नाटक में कुछ कमियां होने के बावजूद भी यह उनकी प्रथम महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण कृति विशाखा है जो 1921 में आई। इसकी कथावस्तु का आधार कलहण की राजतरंगिणी है। कथावस्तु साधारण होते हुए भी तत्कालीन राजनीतिक चेतना को सफलता से अभिव्यक्त करती है। नाटक में नरदेव के अत्याचारों के रूप में अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का अंकन किया गया है। यानी यहाँ यह देखा जा सकता है कि नाटककार वर्तमान स्थिति को अपने नाटक में ऐतिहासिक पात्र के माध्यम से अंकित कर रहा है। जैसा कि यहाँ बताया भी जा रहा है कि जो नरदेव नामक पात्र है उसके अत्याचारों को आप अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के परिणति मान सकते हैं। इस नाटक की भूमिका में प्रसाद ने कहा है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास में अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है और जिन पर कि वर्तमान साहित्यकारों की दृष्टि कम पड़ती है। इस नाटक पर थिएट्रिकल कंपनियों के नाटक का प्रभाव दिखता है। इसके संवाद, शैली, कथानक, चरित्र चित्रण में थिएट्रिकल कंपनी की गंध मिलती है। यानी थिएटर से कुछ बंधी हुई परिपाटी से ये लिखा गया है। इनकी तीसरी कृति अजातशत्रु जो 1922 में आई, यह नाट्य शिल्प की दृष्टि से विशेष महत्व की है। इसके संवाद, भाषा प्रयोग भी भिन्न है। वस्तु के साथ चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिकता का निखार आया है। ऐतिहासिक पात्रों में कल्पना का समावेश कर प्रसाद ने पात्रों को जीवंतता प्रदान की है। डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल इसके बारे में कहते हैं कि संवाद सृष्टि की दृष्टि से प्रौढ़ता प्रयोग अजातशत्रु से प्रारंभ होता है। यहीं से संवाद की भाषा में लिरिकल एलिमेंट यानी प्रयोगात्मक तत्व समाविष्ट होने लगता है। वस्तुतः नाट्य शिल्प की दृष्टि से अजातशत्रु की कला का नवीनतम प्रयोग माना जाता है। प्रसाद नाट्य कला के जिस रूप की खोज में चिंतन कर रहे थे वह अजातशत्रु में उन्हें प्राप्त हो गया। जन्मेजय का नागयज्ञ। इस नाटक की रचना के समय आर्य अनार्य हिंदू मुस्लिम कलह की ज्वाला प्रचंड रूप धारण कर रही थी। उसे शांत करने के लिए कितने नवयुवकों ने प्राण आहुतियाँ दी, किंतु कलह अग्नि की लपट उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। इस विषम समस्या को देखकर सहृदय प्रसाद का कोमल हृदय विक्षुब्ध हो उठा और उन्होंने नाट्य रचना के द्वारा इस संघर्ष की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। इस संबंध में उनका पहला प्रयास जन्मेजय का नागयज्ञ दिखाई देता है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त
और ध्रुव सामनी प्रसाद के उत्कर्षकालीन नाटक हैं। तीनों की वस्तु ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाट्य पद्धति का समन्वय हुआ है। इन नाटकों का शिल्प विधान, वस्तु संगठन, पात्र योजना, चरित्र चित्रण प्रसादोत्तर हिंदी नाटककारों का दिशा संकेत करते हैं, यानी उनको दिशा प्रदान करते हैं। युगीन प्रवेश भी इनमें स्पष्ट हुआ है। रचना पद्धति और नाटकीय गुणों के विचार से डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा ने स्कंदगुप्त को प्रसाद की सर्वोत्तम रचना माना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे अंतर और बाह्य संघर्ष की भित्ति पर निर्मित सर्वश्रेष्ठ नाटक माना है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने शिल्पगत वैशिष्ट्य की दृष्टि से इसे श्रेष्ठ नाटक कहा है। ऐतिहासिक घटनाओं के बीच पात्रों के वैयक्तिक और पारिवारिक संघर्षों का सफल चित्रण किया है। स्कंदगुप्त का प्रारंभ पाश्चात्य पद्धति के अनुसार विरोध और उदासीनता से हुआ है, परंतु अंत भारतीय पद्धति ने रूप सुखांत हुआ है। इस संदर्भ में आचार्य नंदुलारे वाजपेयी कहते भी हैं कि स्कंदगुप्त नाटक का परिणाम में सुखांत बनाया हुआ है, पर उसका वस्तु विन्यास अंशतः दुखांत पद्धति पर रचा गया है। स्कंदगुप्त की चारित्रिक विशेषता स्पष्ट है। इसमें वैयक्तिक चरित्र के विशेषताओं को राष्ट्र कल्याण से संबद्ध कर राष्ट्रीय भूमिका पर विकसित किया गया है, यानी राष्ट्रीय भूमिका, राष्ट्र को कैसे एकजुट रखा जाए, उसका संदेश इस नाटक में दिया गया है। साथ ही राष्ट्र कल्याण के देश का हित किसमें है उसको प्राथमिकता, यानी वैयक्तिकता को छोड़कर राष्ट्र हित को प्राथमिकता दी गई है। चंद्रगुप्त नाटक भी इनका उल्लेखनीय है। डॉक्टर दशरथ ओझा कहते हैं कि प्रसाद जिस प्रवृत्ति उद्देश्य को लेकर नाट्य निर्माण में तल्लीन हुए थे, उसका चरम उत्कर्ष चंद्रगुप्त में प्रकट होता है। उसमें उनकी ऐतिहासिक शोध शक्ति जितनी प्रस्फुटित हुई है, उतनी ही काव्य प्रतिभा भी प्रखर हो उठी है। प्रसाद के इस नाटक में भी भारतीय और पाश्चात्य नाट्य आदर्शों का समीकरण उपस्थित किया गया है, पर अभिनय की दृष्टि से यह रचना सदोष है। घटनाओं के विस्तार के कारण नाटकीय प्रभाव वस्तु अनुभूति में बाधा उत्पन्न होती है, यानी घटनाएं एक से एक बढ़कर है, यानी घटनाओं की भरमार है, जो कि रंगमंच पर इतनी घटनाएं नहीं दर्शाई जा सकती। काव्य में संवाद और गीतों की भरमार के कारण रंगमंच के अनुकूल यह नहीं बन पाया है। यहाँ एक चीज चंद्रगुप्त के चरित्र के बारे में उल्लेखनीय है या ध्यान देने योग्य है कि चंद्रगुप्त में प्रसाद की सबसे बड़ी देन चाणक्य है। चंद्रगुप्त का चाणक्य ने तो कल्याणी और परिणय का चाणक्य है, कल्याणी परिणय का चाणक्य है, ने मुद्रा राक्षस का। चंद्रगुप्त का चाणक्य ने पूर्व विक्रम का चाणक्य है, ने द्विजेंद्र लाल के चंद्रगुप्त का। इस नाटक में जीवनानुभूतियों की गहन अभिव्यंजना हुई है। इसके पात्र ऐतिहासिक होते हुए भी काफ़ी जीवंत हैं। इनका चरित्रांकन मनोवैज्ञानिक धरातल पर हुआ है। अभिनय के दोषों के बावजूद यह प्रसाद की विशिष्ट रचना है। प्रसाद ने नाटक की आंतरिक अभिव्यक्ति को मुख्य वस्तु माना। यही नाटक का रस परिपाक है। ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं पर आधारित नाटक लिखने की जिस प्रवृत्ति का परिचय
युग निर्देश जयशंकर प्रसाद ने दिया, उसी का फल है कि प्रसाद मंडल के नाटककारों से लेकर प्रसादोत्तर काल तक के रचनाकारों ने ऐतिहासिक नाटक के सृजन में विशेष रुचि दिखाई। यानी प्रसाद की ही देन माननी चाहिए कि ऐतिहासिक नाटकों को या ऐतिहासिक पात्रों को लेकर नाटक लिखे जाने लगे और ऐतिहासिक पात्रों के आधार पर उनके चरित्र में वर्तमान को गुम्फित करते हुए भविष्य के लिए जो दिशा निर्देश प्रसाद जी ने दिए वह इनकी खूबी का कारण है या प्रसाद के युग को सफलता प्रदान करता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रसाद के भावना प्रधान नाटकों की धारा को छोड़कर बौद्धिकता से भरपूर नाटकों की रचना की। मिश्र के नाटकों से हिंदी नाटकों में बुद्धि तत्व का विकास हुआ। उन पर इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटकों का प्रभाव है। वे समस्या नाटककार के रूप में विख्यात हैं, किंतु अशोक उनका ऐतिहासिक नाटक है। गरुड़ध्वज, वत्सराज, नारद की वीणा, दशाश्वमेध, विस्तृता की लहरें आदि नाटक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने प्रसाद की परंपरा से हटकर नाटक लिखे, यह स्वयं उन्होंने स्वीकार करते हुए सन्यासी की भूमिका में कहा है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। इतना होते हुए भी उन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाटकों की रचना की। उनके सभी सांस्कृतिक नाटक 3 अंकों में समाप्त होने वाले गीत रहित हैं, भाव चित्रण के साथ बौद्धिक भी हैं, भाषा काव्यमयी न होकर सरल स्वाभाविक चित्रण में समर्थ है, नाट्योपयोगी है और मनोरम है। इस प्रकार प्रसाद के समकालीन और परवर्ती नाटककार प्रसाद के नाट्य आदर्शों को ग्रहण कर नाटक लिखते रहे। उनमें उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंदास, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, रामकुमार वर्मा, जगन्नाथ प्रसाद, मिलिंद आदि के नाटकों पर प्रसाद की शैली का ही प्रभाव है। बद्री नारायण भट्ट ने प्रसाद युग से ही नाट्य रचना प्रारंभ की थी। उनके चंद्रगुप्त सन 1915 में, तुलसीदास सन 1915 में आया और दुर्गावती सन 1928 में प्रकाशित हुआ। इनका चंद्रगुप्त प्रसाद के चंद्रगुप्त से पूर्व लिखा गया नाटक है। ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर चरित्रों का मात्र विकास किया गया। तुलसीदास भी ऐतिहासिकता की रक्षा के साथ युगीन चेतना की मार्मिक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गरिमा और वीरता की आदर्शों से भरपूर नाटक शिल्प की दृष्टि से अत्यंत सफल रहा है, पर काव्य में संवाद और गीतों की संख्या इसमें अधिक है। हरिकृष्ण प्रेमी भी चर्चित नाम है। प्रेमी ने प्रसाद से प्रेरणा ली है, पर प्रसाद ने जहां अपने नाटकों में प्रांतीयता की सीमा को तोड़कर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की, वहां प्रेमी ने सीधे जातीयता पर प्रहार किया। इसी समय के नाटककारों में उग्र, वृंदावन लाल वर्मा आदि नाम लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही उपेंद्रनाथ अश्क ने भी समस्या नाटकों की रचना की। उसके नाटकों के विषय में यौन संबंध, समाज और राजनीति ही प्रमुख रहे। स्वर्ग की झलक में शिक्षित युवा पीढ़ी के विवाह का प्रश्न है, तो छठा बेटा में पिता की पात्रता और पुत्र की अपात्रता का विषय
रेखांकित किया गया है। नारी की व्यवस्था और आहत संस्कार को उन्होंने कैद की उड़ान में प्रस्तुत किया है। अलग अलग रास्ते में विभिन्न रुचि की दो बहनों के भिन्न भिन्न मार्गों का उल्लेख किया है। अंजो दीदी में मानव मन की प्रक्रिया और उसकी समस्या का चित्रण उन्होंने किया है। उनकी भाषा सहज और स्वाभाविक है। इस प्रकार अंततः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रसाद के नाटकों में जीवन का भोगा हुआ यथार्थ, ऐतिहासिकता और व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक चित्रण तथा सामाजिक समस्या को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और इस तरीके से यह प्रसाद युग की सफलता का एक कारण भी है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।